Hello everyone, I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have with us Mr. Nimesh Chandan, CIO of Bajaj Finserv AMC. Hello Nimesh. हाँ, निमेश, बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं. नमस्कार प्रवीण जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके साथ ये पॉडकास्ट करते हुए. मैंने आपके बाकी पॉडकास्ट भी सुने हैं, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं. थैंक यू निमेश. निमेश, आमतौर पे अपने देखते हैं कि साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है और इन्वेस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है और दोनों एक साथ क्या रिलेवेंट है? जब हम अपना जो पैसा है किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं, ये हार्ड एंड मनी है हमारा, हमने बहुत मेहनत से कमाया है. जब भी हम इस पैसे को किसी चीज़ में भी लगाते हैं तो बहुत सारे उसमें इमोशंस जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं. राइट. और कोई भी डिसीजन हम लें, उस पैसे को किसी चीज़ पे खर्च करना है या निवेश करना है, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं. अगर आप किसी चीज़ पे खर्च करो तो कहते हैं आप कोई भी चीज़ 3 चीज़ों के लिए लेते हैं. एक तो उसकी जो फंक्शनल काम है, जैसे मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ से वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए, वो ले रहा हूँ. राइट. यूटिलिटी क्या है उसकी? यूटिलिटी क्या है उसकी. सेकंड ये नीड होती है मेरी कि वो गाड़ी मैं लूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो भी आप सोचते हो. राइट. थर्ड कि मैं वो गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कितनी खुशी मिल रही है वो गाड़ी यूज़ करने से. तो वो हम तो मैनी इमोशंस कम इन जब हम कोई डिसीजन खर्च करने का भी लेते हैं. निवेश जब करते हैं तो हमारे जितने भी गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स, वो हमारे दिमाग में रहते हैं कि हाँ, ये पैसा जो मैं निवेश कर रहा हूँ एक दिन मेरे रिटायरमेंट फंड करेगा, या मेरे बच्चों की शादी के लिए काम आएगा, या उनके एजुकेशन के लिए काम आएगा. तो फाइनेंशियल डिसीजंस को इमोशंस से डिटैच करना बहुत मुश्किल है. प्योर फाइनेंस प्योर मैथ नहीं है. प्योर मैथ नहीं है, इमोशंस आ जाते हैं लाइफ उसमें. गोल्स है, उसके साथ ड्रीम्स है, सपने हैं. तो बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जो स्टडी करती है कि ये जो साइकोलॉजी है हमारी और इन्वेस्टमेंट्स, इनमें क्या इन्फ्लुएंस आता है. साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो होती हैं बिहेवियरल फाइनेंस में. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कि इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड फाइनेंस. हम डिसीजन मेकिंग, अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग बेटर करने के लिए और क्राउड की साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो निवेश करने में. सो ये बायसेस या इसके परेशानी इन्वेस्टर लेवल तक नहीं होती, फंड मैनेजमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. सो एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स, इमोशंस तो रहते ही हैं, वेदर वो फंड मैनेजमेंट में हो या एनालिस्ट हो या फिर एक रेगुलर निवेशक जो रिटेल निवेशक हैं उनमें भी होती है. डिफरेंट टाइप के इमोशंस, डिफरेंट टाइप के बायसेस होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को. हर एक को सेम बायसेस इम्पैक्ट नहीं करते, किसी किसी को कुछ डिफरेंट बायसेस इम्पैक्ट करते हैं, हालांकि कुछ कॉमन हैं. तो बिहेवियरल फाइनेंस एक आईना भी है और एक लेंस भी है. आप उसमें अपने खुद के बायसेस देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, और वो लेंस भी है, आपको दिखा रहा है कि मार्केट कहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहा है ग्रीड में या फियर में. तो उसका आप स्टडी करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेटर कर सकते हैं. समटाइम्स रिवर्सल में, कॉन्ट्रेरियन में बाय कर सकते हैं. समटाइम्स अपनी कुछ बायसेस जैसे कंफर्मेशन बायस या ऐसे कुछ बायस हैं उनको निकाल के बेटर डिसीजंस ले सकते हैं. मैंने जो स्टडी किए हैं बायसेस, लगभग अबाउट 83 बायसेस तो मैंने स्टडी किए. अगर आप गूगल या विकीपीडिया में देखेंगे तो अराउंड 200 बायसेस की लिस्ट है जो इम्पैक्ट करती है डिसीजंस को. हाँ, बट उसमें से 83 जो है मैंने स्टडी किए हैं, 40 इंपॉर्टेंट हैं और 16 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन. तो हम एटलीस्ट हमारे जो फंड मैनेजमेंट प्रोसेस में ये 16 बायसेस का ध्यान रखते हैं टू गेट बेटर डिसीजन मेकिंग. कुछ उसमें से कुछ बायसेस का नाम बताएं. सो मैं सबसे ये कहता हूँ कि जो सबसे कॉमन बायसेस हैं, एक होता है कंफर्मेशन बायस, कि आप उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं या उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं जो आपके साथ अग्री करते हैं. अगर मैंने कहीं निवेश किया है, कोई एसेट लिया है, तो मैं उन लोगों से मिलना पसंद करूंगा जो कहते हैं हाँ तुमने अच्छा किया, मैंने भी लिया हुआ है, मैंने कोई चीज़ सोच ली, अब मैं उसी के आसपास सारी एनालॉजीज वहीं ला. अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये कार लेने की मन ठान लिया है, अब मेरी वाइफ, स्पाउस भी और बाकी बच्चे भी उसी के ऊपर हाँ भरें कि ये ठीक है. हाँ. तो और अगर कोई आपको दोस्त आके कहेगा अरे ये तुमने क्या ले लिया, ये तो ठीक नहीं है, तो आप ये उसको नकार दोगे कि नहीं, ये समझ नहीं रहा है कि ये गाड़ी क्या अच्छी गाड़ी है. तो वैसे ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है उन एनालिस्ट से सुनना या उन मैनेजमेंट से सुनना कि हाँ हम ग्रोथ अच्छा करेंगे, हम
ये कंपनी अच्छा करेगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे। confirmation bias से, है। हाँ, ये कंफर्मेशन बायस है। इससे क्या होता है कि हम रिस्क, जो अगर कोई हमें रिस्क बता रहा है उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। रिस्क पे ध्यान ना देना रिस्की है, तो इससे नुकसान हो सकता है। राइट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बायस जो आजकल काफ़ी दिख रहा है इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ ट्रेड्स अच्छे रहे हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, मेरा तो जजमेंट इतना अच्छा है, मैं कुछ भी ले लूँ, मैं पैसे बनाऊंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट साइकिल जो यूफोरिया टाइप का माहौल दिखता है, तो वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस बायस ज़्यादा आ जाता है क्या? तो लोग क्या करते हैं, लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे आप जानते ही हैं कि उनमें एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रहे हैं कि मैं एंड ऑफ द मंथ तक मेरे पैसे बन जाएंगे, मैंने ये ऑप्शन लिया हुआ है या बेचा हुआ है। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान दे सकता है इन्वेस्टर्स को। तो आप अपनी जो स्टडी है, ड्यू डिलिजेंस जो है कंपनी की या सिक्योरिटी की, वो ठीक से नहीं करते आप, और जल्दबाजी में आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। कहीं जाके हम बोलते हैं कि बिगिनर्स लक, तो बिगिनिंग में आप कॉशियस होते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो बिगिनर्स लक कम आता है। बाद में ग्रेजुअली आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने से फिर वो चीज़ें। हाँ, सो कभी कभी मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको पहले कुछ आपने जो निवेश किया, अगर उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया ना, तो आप समझिए कि आप लकी हो। लकी है अगर नुकसान हुआ तो, क्योंकि अच्छा। आप जब स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ट्राई करोगे। अगर उस समय आपको मिस्टेक आपकी मिल गई कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की है, तो उसमें नुकसान भी थोड़ा सा ही होता है। राइट। और फिर बाद में जो आपकी लर्निंग्स होती है उससे फिर वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छा होता है। तो मार्केट में जितना जल्दी सीखें नुकसान करके, वो बेटर है। और हाँ, अगर दूसरों के नुकसान के एक्सपीरियंस से अगर आप सीख सकते हो तो और भी बेटर है। और बेटर। यस। तो लॉस एवर्जन और एक बायस है कि ऐसा साइकोलॉजी में कहते हैं कि अगर 100 रुपये का आपको जो नुकसान हुआ, उसका जो आपको पेन होता है वो डबल होता है, जिससे कि आपको अगर 100 रुपये की प्रॉफिट हुई और आपको जो हैप्पीनेस हुई, उससे डबल नुकसान का पेन होता है। तो टिपिकली लोग क्या करते हैं, नुकसान अवॉइड करने की कोशिश में लगे होते हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट में करेक्शन आएगा तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं नहीं लूँगा, शायद यहाँ से अगर 10-15% मार्केट गिर गया तो मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं कभी इक्विटी में निवेश नहीं करूँगा। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि 5-6% का जो इन्फ्लेशन है वो उनकी जेब से ये 10-15% वैसे भी निकाल के लेके जाएगा कुछ सालों में, अगर वो ऐसे कोई एसेट ना लें जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, जैसे कि इक्विटी। राइट। तो लॉस एवर्जन, स्पेसिफिकली मायोपिक लॉस एवर्जन जो होता है, वेयर के नियर टर्म मुझे नुकसान नहीं करना, मुझे पता है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा 100 करेगी। रुपये का स्टॉक है, हमको लग रहा है 200 होगा, लेकिन एक बार 90 तक आ सकता है, 95 आ सकता है, तो मैं वो पेन लेने तैयार नहीं हूँ, डिस्पाइट वो पूरा अपसाइड हमको दिख रहा है। सो दैट इज मायोपिक लॉस एवर्जन, आपने सही कहा। अदर कुछ बायसेस जैसे हम कॉन्वर्सेशन करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट लॉस एवर्जन में अपने ये कह सकते हैं क्या कि जैसे कितने बार हम ट्रेडर को देखते हैं कि वो 100 रुपये का अगर कोई स्टॉक है, 110 हो गया तो प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन 90 हो गया तब तक वो वेट करते रहते हैं कि 100 वापस आए। और उस प्रोसेस में वो अगर खराब स्टॉक है और नीचे जाता रहता है तो लॉस बहुत लेना पड़ जाता है। आपने बहुत बिल्कुल सही एग्जांपल चुना है। दिस इज कॉल्ड द डिस्पोजिशन इफेक्ट। अच्छा, डिस्पोजिशन इफेक्ट नहीं होता है कि हम प्रॉफिट बुक करने में हेजिटेट नहीं करते, जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट कहीं लॉस हो रही है तो हम होप में बैठे रहते हैं कि नहीं, जब ये ब्रेक इवन होगा तब मैं उससे निकल जाऊंगा। हाँ, तो जैसे कि घर का पैसा आ जाए। हाँ, एक इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें कि मैंने 100 रुपये में स्टॉक लिया, 110 गया, और कुछ मुझे किसी ने आके न्यूज़ दी कि देखो ये स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, बिजनेस में कुछ गड़बड़ है, आप इसमें से निकल जाइए, तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अच्छा चलो पैसे 10 रुपये बना के निकल गए। अगर 100 रुपये में हमने स्टॉक लिया है और 90 रुपया गया, और किसी ने आके हमसे कहा कि देखो इसमें स्टॉक में कुछ गड़बड़ है या बिजनेस में कुछ गड़बड़ है, आप निकल जाइए, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और हम मन ही मन ये वेट कर रहे हैं कि बस एक दिन 100 रुपये आ जाए, बस भाव आ जाए मेरा तो मैं निकल जाऊं। तो वो डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं, वेयर इजी टू बुक प्रॉफिट बट लॉस बुक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, वो लॉस जल्दी बुक करते हैं और प्रॉफिट्स को चलाते रहते हैं कि अगर मैं सही जा रहा हूँ तो वो डिसीजन पे अड़ा रहता हूँ मैं। अगर मुझे पता चला मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना है, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट अगर मुझे पता चला कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत था, तो लॉस बुक करके या स्टॉप लॉस करके वहाँ से किसी और एसेट में मूव करना, वो समझदारी का काम होता है। टिपिकली सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो करते हैं। कोई ये मार्केट में, एटलीस्ट मैं तो किसी से नहीं मिला जो 100% राइट होता है हर चीज़ में। टिपिकली जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं 60-70% राइट होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि कुछ 30% ऑफ द पोर्टफोलियो में आपको शायद स्टॉप लॉस बुक करना पड़े, नहीं तो फिर वो सारा गेन इरोड कर देंगे और आपका, नहीं तो पूरा, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि गेन आप कम कर रहे हैं और लॉस ज़्यादा, लॉस में फिर आप बैठे हैं। हाँ, आपके गार्डन में अगर रोजेज आ रहे हैं तो आप काटते जा रहे हो, और वीड्स आ रहे हैं तो आप नहीं काट रहे, तो लॉजिकली तो कुछ समय बाद पूरा गार्डन वीड से भर जाएगा। राइट, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। नैरेटिव्स, पॉलिटिकल सिनेरियो में नैरेटिव्स देखते हैं आपने, मार्केट में भी क्या नैरेटिव्स काम आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मार्केट्स एंड इकोनॉमीज में नैरेटिव्स का काफ़ी वेटेज रहता है। इसके बारे में एक्चुअली जो जितने भी अलग सोशल साइंसेस हैं, वैसे इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, जाके वो बिहेव करते हैं नेचुरल साइंस जैसे, बट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अगर आप बाकी सब सोशल साइंसेस देखें, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, वो नैरेटिव्स का इम्पैक्ट लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग पे नैरेटिव्स का इम्पैक्ट होता है। इसके बारे में 2019 में लगभग रॉबर्ट शिलर ने एक बुक भी लिखी थी, नोबेल प्राइज़ विनर है वो। उन्होंने बुक लिखी थी नैरेटिव इकोनॉमिक्स, और उन्होंने नैरेटिव्स का जो प्रभाव पड़ता है इकोनॉमीज़ की ग्रोथ पे या किसी एसेट प्राइस पे, तो उनका जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने एक उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि रिसेशन क्या होता है। जब इकोनॉमीज़ कहते हैं कि रिसेशन में जा रही है, जैसे यूएस में चिंता हो रही है लोगों को कि रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, रिसेशन ये होता है जब लोग ज़्यादा पैसे खर्च करना बंद करते हैं या कम करते हैं कि मैं यहाँ से अभी ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करने हैं। उन्होंने कहा कि रिसेशन कैसे आता है, जब रिसेशन का नैरेटिव बनता है तो रिसेशन आता है। लोग ये सोच रहे हैं कि आगे जाकर रिसेशन आने वाला है, मैं अभी से ही अपने पैसे संभाल के रखूं क्योंकि तब मुझे तकलीफ होगी, शायद जॉब चला जाए मेरा। तो ये जो साइकोलॉजी अगर बिल्टअप हो रही है सब में, लोगों में, कि रिसेशन आने वाला है, तो रिसेशन आता है। रिसेशन की उम्मीद से रिसेशन आता है, और रिसेशन की उम्मीद से रिसेशन आता है। निमिष सर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने एक बार कभी पढ़ा था बचपन में, आज आपने याद दिलाया कि यूएस में कोई हाईवे पे किसी एक आदमी का मॉडल था, तो अपना उसको इकोनॉमी वगैरह ज़्यादा नहीं मालूम रहती थी, वो अपने हिसाब से चलाते थे। उनका बेटा पढ़ लिख के आया और वो हर साल रिन्यूअल बहुत खर्चा करते थे उसको रिन्यू करने में, प्रॉपर्टी को ऑक्सीजन में, तो वो खर्चा कर रहे थे। बेटा बोला पापा इस बार रिसेशन आने वाला है, ये पैसा अपने बचा लेते हैं। तो उन्होंने खर्चा नहीं किया तो उसका आउटलुक और बाकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, और फिर गाड़ियाँ वहाँ से पास हो गई उस साल, क्योंकि वो रुकी भी नहीं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुमने ठीक कहा था, अच्छा वो अपने पैसा बचा लिए, रिसेशन के कारण पैसा बर्बाद जाता है। आपने मैनिफेस्टेशन किया रिसेशन का, और वो रिसेशन फिर आपके पास जी। तो नैरेटिव्स काफ़ी पावरफुल रहते हैं। अगर वैल्यूएशन भी देखा जाए, कुछ कंपनीज जो हम कहते हैं कि ग्लैमर स्टॉक्स हैं या ग्लैमर कंपनीज हैं, कुछ सालों से बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दे रही हैं, तो लोग एक नैरेटिव में चले जाते हैं कि हाँ इसके वैल्यूएशन तो हाई रहने वाले हैं, ये क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये कंपनी ऑफ द फ्यूचर है, या ये जो टेक्नोलॉजी है इनके पास जो ऑफ द फ्यूचर है। तो उसमें नैरेटिव्स जो है ये कुछ ग्लैमर स्टॉक्स को बबल जोन में लेके जाते हैं, और वो तब तक खड़े रहते हैं जब तक वो लोग नैरेटिव्स को बिलीव करते हैं। राइट। जैसे ही वहाँ पे कोई डाउट आता है तो वो फटाफट नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर कि आज के दिन इतना अवेयरनेस है, इसके बाद भी अगर देखते हैं तो एक ही साइकिल चलता है। 1994 में भी सीमेंट स्टॉक का, एसीसी का नैरेटिव, में भी 2000 में आईटी का नैरेटिव, में भी 2007 में इंफ्रा का नैरेटिव, 2013-14 में फार्मा एफएमसीजी का नैरेटिव, अभी वापस में भी डिफेंस का नैरेटिव। इसकी इतनी पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन बिहेवियर एक ही जैसा रह जा रहा है। सो बिहेवियर्स तो चेंज नहीं होते, और बिहेवियर ही ये बूम बस्ट की जो साइकिल है, तेजी मंदी की साइकिल है, उसको डीपर बनाते हैं। अच्छा। हाई भी हाई लेके जाते हैं और लो भी बहुत लो लेके जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ नैरेटिव से चलती नहीं, बट हर नंबर्स हम लोग देखते हैं उस पर लोग नैरेटिव्स बनाते रहते हैं। किसी भी ट्रेंड को समझने के लिए लोग उसके जो अंडरलाइंग रीजंस हैं उसके, कि ये क्यों ट्रेंड चल रही है, उसे समझने के लिए कुछ लॉजिक लगाते हैं, उनसे फिर नैरेटिव्स बनते हैं। अच्छा। और नैरेटिव्स गलत नहीं होते। एक एग्जांपल के साथ बताते हैं अगर। लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जैसे कि अब पोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट भी इंसेंटिव दे रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो तो आपको शायद कम टैक्स में मिलेंगी। पोल्यूशन जो डीजल व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा पोल्यूशन। फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती है जहाँ पे बैटरी कॉस्ट कम हो जाती है, तो आप देखते हो अरे हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो गवर्नमेंट भी टैक्स बेनिफिट दे रही है, और जो माइलेज है मुझे मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो भी बढ़िया मिल रही है। जो कंपनीज हैं जो ये इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनके दाम बढ़ना शुरू होते हैं क्योंकि एडॉप्शन शुरू होता है उनका। लेकिन फिर लोग ये समझ आते हैं कि हाँ, ये मानना शुरू कर देते हैं कि देखो अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अब जिस हिसाब से ये 50-60% से ग्रो हो रही हैं, वो हमेशा ग्रो होती रहेगी उस हिसाब से, और हमें वो वैल्यूएशन देनी चाहिए। हर चीज़ की एक साइकिल होती है।
राइट। और लो बेस से तो जब ग्रोथ आती है तो नंबर बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, बट ऐसा ये मतलब ये नहीं कि एक्सेल शीट पे आप स्ट्रेच कर लोगे बस यही 100% ग्रोथ रेट चलती रहेगी। राइट, करेक्ट, एक्सपोनेंशियली आप उसको जी। खींचते रहें। फिर बाद में थोड़े से आगे जाके ये नैरेटिव्स में अगर डिसअपॉइंटमेंट आए, अरे हमने तो देखा नहीं कि चार्जिंग फैसिलिटीज और वो सब ग्रो Right, नहीं हो रही right, हैं, या right. कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं और Right, right. जिससे से हाइब्रिड अच्छा कर रही है फॉर सम टाइम, तो उस वजह से अगर कुछ स्लो डाउन आता है तो फिर वो नैरेटिव चेंज होने लगते हैं कि नहीं नहीं ये तो फ्यूचर नहीं है, ये कुछ और ही फ्यूचर है। तो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि व्यू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, बट लोग नैरेटिव से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्राइसेस इन्फ्लुएंस होती हैं उनसे। आइडिया इज जो एक रैशनल इन्वेस्टर हैं, जो एक स्टॉइक इन्वेस्टर हैं, वो नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन नैरेटिव्स। कि अगर आप नंबर्स पे चल रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये नंबर्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उनसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान हो सकता है। या फिर किसी चीज़ में लोग डरे हुए हैं, नैरेटिव ये है कि जैसे कि अभी टैरिफ के बारे में बात चल रही है कि देखो अरे अगर यूएस ने इतने टैरिफ तो लगा नैरेटिव दिए, अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है आपको। यस, तो नैरेटिव्स आपको वो एक फेयर का नैरेटिव होता है। जब कंपनीज के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं बट एक टाइम नैरेटिव, में ऐसा हो गया था कि वैल्यू स्टॉक्स नहीं चलेंगे, जी तो एब्सोल्युटली, एक नैरेटिव बन गया कि ये तो नहीं चलेगा, अभी गॉन आर द डेज, अब तो ग्रोथ ही चलेगा, जी। तो फिर घूम गया था। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जज करें कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आप नंबर्स से चलें ताकि आप एक रैशनल डिसीजन ले कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है और यहाँ पे फियरफुल ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पे मैं बेच के यहाँ से खरीद। ये क्या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग हुई क्या? जी, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग टिपिकली देयर आर मेनी स्टडीज़ और हम भी कुछ स्क्रीनर्स रन करते हैं दैट शो के ओवर 3 to 5 years स्टॉक्स जो कि एकदम ही आउट परफॉर्मर रहे हैं एज अ बास्केट, दोज बास्केट टेंड टू अंडर परफॉर्म, जो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं 3 to 5 years के, वो आउट परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 3 to 5 years। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो अंडर परफॉर्म करेगा, बट एज अ बास्केट अगर देखें वो कि ये जो विनर्स की बास्केट है 3 से 5 साल की और लूजर्स की बास्केट है 3 से 5 साल की, दीज रिवर्स। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि अगर दो रेस्टोरेंट में दोनों सब कुछ बराबर है, मैं भीड़ वाला में जाऊंगा, तो अब जब तेजी में जब भीड़ आपके विनिंग स्टॉक्स में जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें है, उसको छोड़ के फिर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अकेला खड़ा रहने की हिम्मत नहीं होती। एब्सोल्युटली। सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, दिस इज हर्ड मेंटालिटी, कि अगर हम चूज़ करें कि कौन से रेस्टोरेंट में हमें डिनर के लिए जाना है, 2 रेस्टोरेंट है जो कि सिमिलर क्विजीन, सिमिलर मेन्यू है उनका, तो हम वो रेस्टोरेंट चूज़ करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं। हम ये सोचेंगे अगर ये वाला तो खाली पड़ा है, ये भरा हुआ है, यानी यहाँ पे कुछ अच्छा होगा और जा रहे हैं। Right. तो अगर हम कोई मूवी सिलेक्ट कर रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें हमारे ब्रेन को आसानी पड़ जाती है, आसानी इसीलिए अपने रेटिंग देखते हैं क्या? जी यस, एब्सोल्युटली। तो हम क्या Positive पॉपुलर रेटिंग reviews, देते हैं, ratings. हाँ। एक तो आजकल तो हम क्या देखते हैं, क्रिटिक्स रेटिंग भी देखते हैं और पब्लिक की रेटिंग भी देखते हैं कि नहीं पब्लिक को ज़्यादा पसंद आया है। तो जब कोई डिसीजन लेना होता है और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हमें एनालिसिस करनी पड़ती हैं, तो उससे अच्छा हम ये सोचते हैं कि आज इतने लोगों ने अगर ये गाड़ी सिलेक्ट की है, ये रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया है, मूवी सिलेक्ट किया है, उनको अच्छा लगा है तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा, जनरली अच्छी मूवी होगी। बट इन्वेस्टिंग में जहाँ पे नैरेटिव्स की वजह से ये जो हर्ड है ये एक तरफा चल रहा है, राइट, तो शायद आप ऑलरेडी लेट हो गए हो वो एसेट बाय करने में। अगर सब लोगों ने वो एसेट बाय कर लिया है, मीन्स उसकी वैल्यूएशन हाई होगी, एक्सपेक्टेशन हाई होंगी, और अब इसमें नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रेंड के साथ आप शुरू में साथ चल लें, लेकिन टुवर्ड द एंड तो ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना है। यस, एज दे से द क्राउड इज राइट ऑन ट्रेंड्स बट रॉन्ग एट एंड्स। तो क्राउड का साथ भी दें और साथ छोड़ना भी सीख लें। बट जब वो ओवर रिएक्ट करे तब आप पीछे से निकल जाइए क्राउड से। अभी अपने कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की बात की, ऐसा देखा जा रहा है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी काफ़ी लॉन्ग टर्म में अच्छा करता है, और यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है, एक बार अपने कॉन्ट्रा की बात करते हैं, एक बार मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम क्यों अच्छा करता है, और दूसरा एक सवाल इसके साथ ही कि जब एक फ्लैट सा मार्केट रहता है या डाउन ट्रेंड रहता है, वहाँ क्या मोमेंटम स्ट्रेटेजी बहुत परेशानी वाली हो सकती है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की थी 2 साइंटिस्ट, उनका नाम था जगदीश एंड टिटमन। 1993 में इन्होंने एक स्टडी की। उन्होंने ये बताया कि देयर इज़ अ मोमेंटम इफेक्ट इन द मार्केट, कि शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक विनर रहे हैं विनर रहेंगे, जो स्टॉक लूजर्स हैं वो लूजर्स रहेंगे। अच्छा। और इन्होंने शॉर्ट टर्म डिफाइन किया था जैसे कि 1 month, 3 months, 6 months एंड अप टू 12 month। उनकी स्टडी में उन्होंने ये बताया कि अगर कुछ स्टॉक जो 3 महीने मोमेंटम में हैं
अपवर्ड मूवमेंट है, विनर्स हैं, और कुछ जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम में है या कम मोमेंटम में ऊपर चल रहे हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो नेक्स्ट 3 महीने तक ये भी विनर विनर रहेंगे, लूजर लूजर रहेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिवर्सल स्टडी। रिवर्सल स्टडी ओवर 3-5 ईयर्स देखते हैं। अच्छा। कि 3-5 ईयर्स में लूजर्स बिकम विनर्स एंड विनर्स बिकम लूजर्स। ये जो मोमेंटम स्टडी है वॉज वेरी शॉर्ट टर्म, कि 3 और 6 महीने में। और उन्होंने जब ये अपनी थीसिस और रिजल्ट्स बताए तो दे वर एस्टॉनिशिंग कि हाँ ये तो हो रहा है, मोमेंटम इफेक्ट है मार्केट में। और एकेडमिक फाइनेंस में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। ओके। इसकी जो रीजंस दी गई वो बिहेवियरल फाइनेंस में है। बिहेवियरल फाइनेंस में 2-3 अबाउट 3 इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। उसमें से मैं आपको बताऊं कि लोगों में एक कंजर्वेटिज्म बायस रहता है कि समझिए कि कोई PSU कंपनी या कोई स्मॉल कैप कंपनी ने इस क्वार्टर बहुत अच्छे आंकड़े दिए, तो कुछ लोग नोटिस करेंगे कि हाँ ये कंपनी ने अच्छा किया है, और कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार अच्छा तो क्या, लेकिन PSU है, नहीं लेना है। हाँ, एक ही क्वार्टर है, हुआ है, अभी तो देखेंगे आगे ये आगे कंपनी काम करती है नहीं। तो ये सोचिए कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ जो 2 लोग उसको देख रहे हैं वो लेंगे ये स्टॉक के, हाँ भाई ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, अच्छा हो रहा है इस बिजनेस में। लेकिन बिकॉज वो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे चलो 0.5% या 1% ऑफ द पोर्टफोलियो रखते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते इसमें। और कुछ लोग वेट कर रहे हैं, मैं 2-3 क्वार्टर देखने के बाद सोचूंगा कि चलना है कि नहीं चलना है इसमें। तो स्टॉक ऊपर चलना शुरू होता है। 1 क्वार्टर और आया, उसमें भी रिजल्ट अच्छे आए कंपनी के, तो और लोग कन्विंस हो गए कि हाँ अभी तो कुछ ठीक हो रहा है, तो और आगे। जिन्होंने पहले लिया है वो कन्विंस हो गए कि हाँ ये तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैंने इसे आधा 1% क्यों लिया है। जब स्टॉक ऊपर चलने लगता है तो ऐसा लगता है हमने बहुत कम लिया है। कंफर्मेशन बाय। सो देन व्हाट वी डू इज, हम जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं वो अपनी एलोकेशन बढ़ाते हैं कि चलो मैं 2% या 5% ऑफ द पोर्टफोलियो कर। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो मोमेंटम एक शुरू हुआ है अपवर्ड, टेक्निकल चार्ट में भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा। यस। तो एवरी क्वार्टर नए नए निवेशक उसमें आते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन होती रहेगी, एंड दैट क्रिएट्स द मोमेंटम इफेक्ट। इट गोज फ्रॉम अंडर वैल्यूड टिल इट इज ओवर वैल्यूड। और जब ये 3-5 साल बाद जब ये रिवर्सल पे आता है, देन इट स्टार्ट्स अगेन कमिंग डाउन। तो वो रिवर्सल, जैसे आपने कहा कि रिवर्स में भी मोमेंटम होता है देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो गिरते रहते हैं, बट वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लूजर्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लूजर्स रहते हैं टिल द टाइम कि वो ओवर वैल्यूड से एक अंडर वैल्यूड तक पहुंच गए हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, और यहाँ पे बहुत वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया उसका, एंड देन न्यू इन्वेस्टर्स स्टार्ट कमिंग इनटू दैट कंपनी। तो अगर मोमेंटम स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हैं तो ट्रेंड रिवर्सल का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी, मोमेंटम स्ट्रैटेजी में अगर आप काम करें तो आपको शॉर्ट टर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना है। लेकिन हम एक और, जैसे हम एट बजाज AMC काम करते हैं प्रवीण जी, हम ये दोनों को कंबाइन करते हैं। अच्छा। समटाइम्स ऐसा होता है कि 3 से 5 साल की कोई कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है और जस्ट ऐसे 3 महीने में मोमेंटम शुरू हुआ है, तो हमने उसको ऐसे समझिए कि जस्ट ऐसे ग्रो होने वाला है और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको ये सिग्नल्स ठीक से देती हैं, कुछ शायद ना दें, जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि कुछ हो रहा है वहाँ पे। यहाँ इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका डोपामाइन हिट करने की जगह कम है। आपको लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, पहले जैसे जिम जाते हैं, पहले मेहनत करो और बाद में रिवार्ड आएगा, तो साथ साथ रिवार्ड नहीं दिखता है, फ्लैश सेल वाला आनंद नहीं दिखता है। तो यहाँ लोगों को बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है, नच करना पड़ता है। जो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, डोपामाइन जो है, जो हमारे ब्रेन में ये केमिकल जनरेट होता है, वो कब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड हों, जो हमें एक्साइटमेंट दे, या फिर बहुत भूख लगी और हमारा कोई फेवरेट खाना आ गया सामने, तो जैसे हम एक्साइट हो जाते हैं उसके बारे में। ट्रेडिंग में ये डोपामाइन जनरेट होता है, राइट, कि हाँ, क्योंकि हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो जाता है, राइट, मैंने अभी लिया अभी बेचा, अगर पैसे बने तो नुकसान में दुख भी होता है। तो ट्रेडिंग में ये एक्साइटमेंट जनरेट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट सोच रहे हैं तो ये तो डाइट प्लान या एक्सरसाइज जैसा होता है कि भाई मैं आज सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट तो लॉन्ग टर्म में मिले, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, तो वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं कि टिपिकली ट्रेडिंग में अट्रैक्ट होते हैं लोग, राइट, तो उसको रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट्स, तो उसे रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। कितनी बार क्या होता है सर कि वो ट्रेडिंग में इन्वेस्टर ने नुकसान किया, फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना, म्यूचुअल फंड की दुनिया में आया,
फिर कुछ समय बाद वो म्यूचुअल फंड में भी वो ट्रेडिंग की तरह काम करना चाहते हैं। यस यस यस। सो लोग ट्राई करते हैं कि मैं छोटे से छोटा मार्केट मूव में टाइम कर लूँ, अच्छा, कि मैं ऊपर में बेच दूँ, नीचे में ले लूँ। लोग कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अगर आप छोटे से छोटा करेक्शन आप प्ले करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है, आपको 2 एक्यूरेट डिसीजंस लेने हैं। एक, ऊपर में राइट एट द टॉप आपको बेचना है, एंड वो करेक्शन अगर हुआ जो भी 3-5% का, उसके बाद एग्जैक्टली एट द बॉटम ऑफ द करेक्शन आपको लेना है। एक डिसीजन भी जनरली लेना मुश्किल होता है एक्यूरेटली, कि मैंने एग्जैक्टली हाई पे बेचा या एग्जैक्टली लो पे लिया। 2 डिसीजन एक्यूरेटली लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर आप गलत गए एक भी डिसीजन में तो आप सिर्फ टैक्स और ब्रोकरेज बोला चार्जेस सर आपने। दोगे और कुछ नहीं दोगे। कोविड के पहले मैंने दिखाया अपने एक इन्वेस्टर ने, उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव कॉल लेके पोर्टफोलियो काफ़ी कम कर लिया, लगभग बेच दिए, लेकिन फिर वो मंदी में वो रीएंटर नहीं कर पाए। तो जो लोग एक बार के लिए नुकसान किए, बाद में वो फायदे में रह गए जी। लेकिन आप 2 डिसीजन, वो एक डिसीजन तो करेक्ट ले पाए लेकिन दूसरा नहीं ले पाए। नहीं ले पाए। दी अदर प्रॉब्लम कम्स इज एंकरिंग। मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि एट अ लो आपने सोचा था कि मैं बाय करूंगा कोई पर्टिकुलर स्टॉक, वो आपने सोचा था 100 रुपये में आएगा तब लूँगा, लेकिन वो 150 हो गया। तो आप अभी भी, आपका जो माइंड है वो 100 रुपये पर अटका हुआ है कि अरे नहीं यार, ये तो महंगा हो गया है अभी, भाव आएगा तो लेंगे। हाँ, दो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, जस्ट बिकॉज आपका माइंड एंकर्ड है ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस, सिनेरियो चेंज हो गया, कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो गए, फिर भी आप उसको 150 में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप ये आपका माइंड एंकर्ड वहाँ पे है। तो हम लोगों को क्या कहते हैं कि प्राइस पे एंकर मत होइए, वैल्यूएशन पे एंकर लगाइए अपना, या फंडामेंटल्स पे एंकर लगाइए। काफ़ी लोग जो है वो हर स्टॉक को 52 वीक हाई लो के हिसाब से नाप के देखते हैं, राइट, कि 52 वीक हाई से कितना दूर है 52 वीक, तो वो एक माइंड का एक एंकर है। अगेन आप प्राइस पे एंकर कर रहे हो, वैल्यूएशन पे नहीं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंकर ऑन वैल्यूएशन एंड एंकर ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस एंड द कंपनी। यहीं जाके प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की ज़रूरत आ जाती है क्या? सो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस से बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी राइट वैल्यूएशन लगाते हैं। लोग खुद भी कर सकते हैं, बट इसमें बहुत समय लगता है, यू हैव टू स्पेशलाइज इन दिस। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, बट जो लोग उस पर उतना समय, उतना एफर्ट दे पाते हैं, वैसे लोग बहुत कम है, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि मैं फंड मैनेजर को दे दूं ताकि वो पोर्टफोलियो मॉनिटर हो, मैनेज हो, अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो उसमें चेंजेस हो सकें। एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन गिविंग मनी टू अ एक्सपर्ट। हम जब अपना खुद के पैसे मैनेज करते हैं तो ज़्यादा इमोशनल होते हैं उसके बारे में। राइट, अगर कोई और एज अ थर्ड पर्सन मैनेज कर रहा है तो उसके बायसेस या इमोशंस कम होते हैं, राइट। तो वो डिसीजंस राइट ले पाते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट की एक्सपर्टीज और दूसरी इमोशंस को इमोशनल कम डिस्टेंस करना। होता है एक। डिस्टेंस होता है। निवेश जी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म के न्यूज़ फ्लो से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इससे कैसे दूर रहे? मार्केट में हम कहते हैं कि नॉइज़ ज़्यादा होती है। नॉइज़ ऐसी चीज़ें हैं, ये जो आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन आती है या कुछ न्यूज़ आते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हेल्प नहीं करती, उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस आज कैसे चल रहा है, एंड उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आज इंट्राडे अगर कोई स्टॉक डाउन है या ऊपर है, बट अगर ऐसी सब नॉइज़ से आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ सकती है। तो हम कहते हैं लोगों को कि शॉर्ट टर्म नॉइज़ या ये डेटा से आप दूर रहिए। आज क्या हो गया कि हमें बॉम्बार्डमेंट होती है हर जगह से, सब इंफॉर्मेशन की, नॉइज़ की, सोशल मीडिया से आते रहते हैं, या अपने लोग मैसेज करते रहते हैं, या 24 आवर्स न्यूज़ पे कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इससे थोड़ा सा दूर रहना है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि रादर देन लुकिंग एट स्टॉक मार्केट एंड पोर्टफोलियो एवरी डे, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ अच्छी रिसर्च करें कंपनीज के फंडामेंटल के बारे में। स्टॉक प्राइस ना देखें, बिजनेस ट्रेंड्स देखें, बिकॉज बिजनेस ट्रेंड्स डेली चेंज नहीं होते, स्टॉक प्राइसेस डेली चेंज होते हैं। तो बिजनेस ट्रेंड के बारे में स्टडी करें। नेटवर्क विद द राइट पीपल, कुछ ऐसे दोस्त जो अच्छे लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनसे बातें करें, तो उनसे आपको फ़ायदा होगा और आप अपनी जो एसेट एलोकेशन की बात है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात है, वो आप उस पर डटे रहेंगे अगर आप ये सब कर रहे हो। तो अगर आप हर छोटी चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो लंबी जर्नी चलाना मुश्किल हो तो जाएगा। लंबी जर्नी चलना मुश्किल है। देन यू शुड गिव
you should have a good advisor, a good expert to actually guide you. समझ गए सर। कैसीनो में कितने बार क्या होता है कि जो हम अपना पैसा लेके गए उसको तो प्रूडेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट आता है लगता है ये तो प्रॉफिट का पैसा है इसके ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। और मार्केट में भी ये देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट में भी देखा जाता है, तो इससे फिर वो लॉन्ग टर्म कॉर्पस नहीं बन पाती। इसको अगर एक्सप्लेन करते थोड़ा सा। तो हम टिपिकली मेंटल अकाउंटिंग की बात करते हैं कि हर चीज़ का हम एक डिफरेंट मेंटल अकाउंट खोलते रहते हैं। कसिनो में गैम्बलर्स वही करते हैं। घर से मैं जो पैसे लेके आया हूँ वो एक मेंटल अकाउंट में है, यानी एक जेब में है, और जो मैं कसिनो में जीत रहा हूँ, समझो कि वो 10,000 रुपये लाए थे, 10,000 रुपये जीत गए, तो उसे डिफरेंट पॉकेट में रखते हैं या डिफरेंट मेंटल अकाउंट में रखते हैं। प्रॉफिट से रिस्क ज़्यादा लेते हैं फिर। इट इज़ कॉल्ड द हाउस मनी इफेक्ट, कि ये तो मैंने प्रॉफिट किया है गैम्बलिंग में से, तो इसको तो मैं और रिस्क लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, जाएगा तो मेरा प्रॉफिट जाएगा। बट इस एटीट्यूड से ज़्यादा रिस्क लेने से वेल्थ नहीं बनती, क्योंकि आप अगर कुछ कमाते हैं उससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं और फिर यहाँ पे बेस लेवल पे आ जाते हैं आप। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको हर पैसा ऐसे लगाना है फुल ड्यू डिलीजेंस करके, या प्रॉब्ली जो आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया था उससे बेटर एनालिसिस करके आपको लगाना है, ताकि आप कंपाउंडिंग जो है लॉन्ग टर्म वो ले सकें। ये काफ़ी नए निवेशकों में देखा गया है हाउस मनी इफेक्ट, कि वो कुछ ट्रेड करते हैं, पैसा बनता है तो ये सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा और रिस्क लेके और ट्रेड कर लूँ। बट टिपिकली क्या होता है कि फिर एक मार्केट करेक्शन में ये जो ज़्यादा रिस्क ली हुई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है, एंड कभी कभार आप फिर से अपने ओरिजिनल अमाउंट पे पहुंच जाते हैं। एक कितनी बार देखा गया है कि एक आदमी अपने हिसाब से रिस्क लेता है, लेकिन उसके दोस्त या उनके पड़ोसी ने ज़्यादा पैसा बनाता है किसी एसेट क्लास में, और एनबी में वो ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। जी एनवी इज़ अ इम्पॉर्टेंट बायस, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को छोड़ के किसी और के इन्वेस्टमेंट स्टाइल से इन्वेस्ट करने लगते हैं। एवरीबडी इज़ यूनिक, सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, सबके फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। आपके लिए जो एसेट एलोकेशन, आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी राइट है, उस पे स्टिक रहे। किसी और के शूज़ पहन के तो आप दौड़ने के लिए नहीं जाओगे, करेक्ट। आपको जो कंफर्टेबल लगते हैं शूज़, उस हिसाब से जाइए, आप लंबी रेस दौड़ेंगे। और सर लास्ट सवाल कि ये बहुत सारे बिहेवियरल बाइसेस के बारे में हमने समझा, तो इससे ये आना एक स्वाभाविक है, कभी किसी को कभी किसी को, उससे इन्वेस्टर कैसे दूर रहे या उससे कैसे थोड़ा सा भी बेहतर कर पाए? एक बार हांगकांग कुछ बिजनेस के काम से गया था, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त मिले, तो वो मुझे एक बोट राइड के लिए लेके गए थे हांगकांग में। तो मुझे जनरली, मैं किसी बोट में जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस होता है बिकॉज ऑफ द वाटर वेव्स एंड ऑल। तो मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने मेरे दोस्त को कहा यार कुछ दवा हो तो दे दो, मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं बोट में जाते हुए। उसने बोला निमेश कुछ मत करो, दूर होराइजन पे देखते रहो, थोड़ी देर में तुम्हारा ये जो मोशन सिकनेस है वो चला जाएगा। अच्छा। एंड इट एक्चुअली वर्कड, एंड मैंने बाद में आके रिसर्च की तो इट एक्चुअली वर्कड। तो इन्वेस्टमेंट में भी जो वॉलेटिलिटी आती है, अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल या अपने लॉन्ग टर्म पे अगर फोकस्ड रहें, तो ये जो भी वेव्स आ रहे हैं बीच में, जो वॉलेटिलिटी के नजर डालेंगे तो दूर नजर डालेंगे, लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच निमेश। थैंक यू, प्लेजर मीटिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।